हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं या सिपाही म्यूटिनी जिसको हम कहते हैं। इसी वीडियो को हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपने इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है विच इज़ अबाउट द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो देखा होगा। तो उसके बाद आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप गाइज इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू विल डू सब्सक्राइब, ठीक है। एंड लेट्स क्लास स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो डैट क्या हमें समझ आए कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों और ये रिवोल्ट था क्या, ठीक है। तो अगर हम देख लेंगे 1757 में एक क्या हो जाता है, एक बैटल हो जाता है जिसको हम बैटल ऑफ पलासी के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर बनाया हुआ है, तो आई होप यू विल वॉच दैट वीडियो आल्सो। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स लेड देयर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। उससे पहले क्या था कि जो बैटल ऑफ पलासी बंगाल में हुआ था वो फर्स्ट स्टेप था जब ब्रिटिश लोगों ने कोशिश की कि हम कॉन्कर करेंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जब उन्होंने कोशिश की कि अब हम एनेक्स करेंगे, रूल करेंगे ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो देयर आफ्टर वो जो भी चीज़ कर लेंगे, चाहे वो कोई रूल, कोई लॉ बनाएंगे या कोई भी चीज़ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स, कोई भी चीज़ वो पॉलिसीज अकॉर्डिंग अब बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न इंडिया। और नॉर्थ अगर कोई भी एजिटेशन या रिवोल्ट या अपराइजिंग उठेगी, वो भी अब उठेगी कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में है, ठीक है। इन 1857 a major revolt took place against them। और 1757 से जब उन्होंने स्टार्ट किया था रूल इन नॉर्दर्न इंडिया, उसके बाद 1 सेंचुरी लेटर ऑन क्या हुआ था कि एक मेजर रिवोल्ट हुआ था किन लोगों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। That was the product of the character and the colonial policies of British government। बेसिकली ये रिवोल्ट क्या था, इसके बारे में ये कहा जाता था कि 1757 से लेकर 1857 में जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी, ब्रिटिश लोगों ने की थी, ठीक है। चाहे वो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी या टैक्सेशन सिस्टम था या उसको कहेंगे हम कि सोशल नॉर्म्स में उन्होंने इंटरफेयर किया था, ये सब भी इन पॉलिसीज का एक आउटपुट था, बाकी ये कुछ नहीं था। दिस वाज अ रिजल्ट जो उन्होंने यहाँ पे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, जो उन्होंने इंटरफेयर किया था यहाँ के सिस्टम में, ठीक है, या उन्होंने ट्रीटमेंट किया था यहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंस्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ओवर द ईयर्स। क्या कहा गया है कि दिस वाज अ कलेक्टिव इफेक्ट, ये एक कलेक्टिव इफेक्ट था, ठीक है। ब्रिटिश ने जो यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की थी, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस उन्होंने यहाँ पे ले आई थी फ्रॉम 1757 टू 1857, ठीक है। जो भी पॉलिसीज उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, तो ये सभी उस चीज का एक रिजल्ट था, ठीक है। दैट रूइंड द पर्सन ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे, ठीक है। और वो पॉलिसीज इतनी खराब थे कि दैट रूइंड, जिन्होंने तबाह व बर्बाद किया था इवन एवरी पर्सन, चाहे वो हम कहेंगे कि जमींदारी सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, उसके वजह से जमींदार यहाँ पे बर्बादी की तरफ हो गए, ठीक है। टैक्सेशन से उन्होंने इकोनॉमिक स्टेटस हमारा वीक किया था, ठीक है। तो सभी चीज़ें जो भी पॉलिसीज उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, उन पॉलिसीज की वजह से इफेक्ट हुआ हर एक आदमी इंडिया का, ठीक है। उनमें इंक्लूडेड है रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स जो थे, उन पे भी इफेक्ट पड़ा, जमींदार्स भी, पीजेंट्स भी, ट्रेडर्स भी एंड रिलीजियस
पर्सन्स भी, दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन सोसाइटी में था उस चीज पे उसने इफेक्ट किया था। तो इसी वजह से ये जो रिवोल्ट हुआ था इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और दिस इज दैट रिवोल्ट दैट चेंज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रूल चेंज हुआ, यहाँ पे कंपनी का रूल ट्रांसफर किया गया था। किसने ले लिया था? दैट वाज ब्रिटिश क्राउन। तो इतना इंटेंसिटी आप रिवोल्ट आप देख लीजिएगी, ठीक है, कि किस हद तक यहाँ के लोग अगेंस्ट हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उनका अपोज होना, जो वो विलिंग नहीं थे अपोज होने के लिए, लेकिन रीजन थे कि जो भी पॉलिसीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अडॉप्ट की थी, ठीक है, अडॉप्ट की थी, तो इसी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। और ये जो रिवोल्ट था इसका सिर्फ एक काज नहीं था, एक काज इसका नहीं था, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि ब्रिटिश ने वो कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ा था जिसमें उन्होंने चाहा कि उस जिस कॉर्नर में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। दैट मीन्स कि जो काजेस थे वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से थे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। फॉर एग्जाम्पल जनरल काजेस थे, ठीक है, इनको हम आराम से डिस्कस कर लेंगे विद डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। पॉलिटिकल काजेस थे, मिलिट्री काजेस थे, सोशल एंड रिलीजियस काजेस भी थे, इकोनॉमिक काज एंड इमीडिएट काज। देखो जनरल काजेस में फर्स्ट थिंग क्या था कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। हम डेप्थ में देख लेंगे इस चीज को। पॉलिटिकल काज में हम देखेंगे कि उन्होंने पॉलिसीज ऑफ एनेक्सेशन, जिसमें डक्टोरिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी एलियंस। मिलिट्री काजेज, प्रमोशन नहीं था यहाँ के सिपाहीज के लिए। सोशल एंड रिलीजियस काजेज, उन्होंने सती सिस्टम वगैरह यहाँ पे अबंडन किया, विडो रिमैरिज चीजें, ये सभी हम देख लेंगे। इकोनॉमिक काजेज में टैक्सेशन एंड इमीडिएट काज, यू नो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनफाइल्ड राइफल। इन सभी चीजों को हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू विल डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो जनरल काजेज, पहले ही आई मेंशन्ड अर्लियर कि इसके जो काजेज थे वो हर एक कॉर्नर से थे। सोशल भी था, रिलीजियस भी था, पॉलिटिकल भी था, सभी तरह के काजेज इसमें इंक्लूड हुए थे। सभी बेसिकली डेट मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने वो कोई स्पेसिफिक या वो कोई एरिया नहीं छोड़ा था जिसमें उन्होंने इंटरफेयर ना किया हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे जनरल काजेज पे। बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली हुआ क्या था 1813 में एक चार्टर एक्ट पास किया गया था, ठीक है, जिसमें बात की गई थी कि 1 लाख रुपीज हम देंगे इंडिया में फॉर द इंग्लिश एजुकेशन। इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में, ठीक है। किसने करवाया था? उस टाइम जो गवर्नर था डेट वाज लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। एंड द रिकमेंडेशन वाज मेड बाय टीबी मैकोले, टीबी मैकोले। इसलिए हम इस टीबी मैकोले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। हुआ क्या था कि बेसिकली जब इंग्लिश लोगों को लगा कि अब हमें इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी थी। क्यों ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते थे? पहले हमें ये चीज़ें देखनी है। सो डैट कि दे वांटेड कि जो इंडिया के लोग हैं ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन में अब हेल्प करें। इवन कि दे आर पेइंग लो सैलरीज टू देम, लेकिन उनका मकसद था कि अगर हमें कोई बात लोगों तक पहुंचानी हो, हम हमारे लिए ये सबसे इजी बन जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये एक प्रॉपर रीजन था बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और जो इंट्रोड्यूस की थी, किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। बेसिकली लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट कौन है? दिस इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। रिकमेंडेड बाय टीबी मैकोले। किसकी रिकमेंडेशन पे? टीबी मैकोले के रिकमेंडेशन पे। और इसलिए हम इसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। एंड इसमें इंडिया के 2 लोग, ठीक है, जिन्होंने इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पर क्या किया था? सपोर्ट किया था। दे वर राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन आ सकता है
कि वो कौन से 2 लोग थे जिन्होंने इस चीज़ पर क्या किया कि सपोर्ट किया इंग्लिश लोगों को कि आप यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कीजिए। तो एंड दीज पर्सन्स वर राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, उसने एक समाज फाउंड किया था, दैट वाज द ब्रह्मो समाज। ठीक है, राजा उसका टाइटल था जो अकबर सेकंड ने इसको दिया था, अकबर सेकंड ने उसको दिया था। राजा राम मोहन राय को हम मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जो किसने कहा था उसको? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसी में उसने फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा। क्यों कहा उसने कि ये जो राजा राम मोहन राय था, जब सभी लोग अगेंस्ट थे ईस्ट इंग्लिश एजुकेशन को, तो राजा राम मोहन राय ने उस टाइम पे इस चीज को सपोर्ट किया था और आगे सती को बैन करने के लिए भी ये सपोर्ट कर देता है इस चीज को। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था कि फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैसे रीजन बना रिवोल्ट के लिए, देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम आज भी देख लेंगे, वो जो लोग जो हिंदी में पेपर्स अपने लिख रहे हैं, दे आर स्टिल नॉट इन अ पोजिशन टू राइट देयर आंसर्स इन इंग्लिश। इस टाइम पे भी, उस टाइम जो लोग थे ऑलरेडी वो कंसिडर कर रहे थे कि ब्रिटिश लोगों को दीज आर द फॉरियन, तो देन व्हाई दे इंटरेस्टेड देयर लैंग्वेज हियर। वो नहीं चाहते थे कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है, वो सेटिस्फाई उस टाइम के पर्शियन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में ही थे। उनको लग रहा था कि ये हमारी अपनी ज़ुबान है, और अगर हम अब कोई और लैंग्वेज यहाँ पे सीख जाएँगे, तो दैट विल बिकम ए हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रिटिश लोगों को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। अब वो नहीं चाहते कि हम उनकी लैंग्वेज भी बताएँ, जिससे हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो और एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में यहाँ पे आया, अगर जो सपोर्टर्स, इंडियन सपोर्टर्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन थे, उनको हम एंग्लासिस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, हु वर एंग्लासिस्ट? उसमें होगा राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जनरल काजेज में हमने ये देखा है कि जब इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द ब्रिटिश, दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल एट दैट टाइम। ठीक है, और मकसद क्या था ब्रिटिश लोगों का इस चीज में कि उनको ईज हो जाए, किस चीज के लिए? कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनका लोड कम हो जाएगा जब वो यहाँ के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क देंगे। ठीक है, तो यही पर्पस था इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल काजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल काजेस। उसमें इसमें से फर्स्ट इज सब्सिडरी एलियंस, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अदर्स। तो यहाँ पहले हम देख लेंगे सब्सिडरी एलियंस। ठीक है, यूज्ड बाय लॉर्ड वेल्जली इन 1798। ये एक बेसिकली सब्सिडरी एलियंस थी क्या? पहले मैं वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वाज लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट था किन लोगों के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, फॉर परफॉर्मिंग किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, या मिलिट्री फंक्शंस करने के लिए, या और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। बेसिकली होता क्या था इसमें, अब यहाँ पे देख लीजिए। सपोज दिस इज ब्रिटिश, सपोज, और ये इंडियन नेटिव स्टेट्स है, स्मॉल स्मॉल स्टेट्स, एंड ये इंडिया के थोड़े से बड़े राजास थे। ब्रिटिश लोगों ने डिप्लोमेसी चलाई किस चीज के लिए? कि थोड़ा सा एरिया हमारा यहाँ पे एक्सपैंड हो जाए विदाउट वेगिंग वार्स। सपोज दिस इज ब्रिटिश, दिस इज नेटिव स्टेटस स्मॉल, एंड दिस इज नेटिव स्टेटस थोड़े से बड़े लोग हैं। ठीक है, उन्होंने डिप्लोमेसी चलाई क्या? विदाउट वेगिंग वार्स हम कैसे अपनी टेरिटरी को यहाँ पे एक्सपैंड कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था, ये जो ब्रिटिश लोग थे ये जाते थे इस स्मॉल किंग के पास, और इसको कहते हैं कि ये रूलर साहब है, नेटिव किंग्स जो बड़े रूलर्स हैं, ये आप पे हमला करना चाहते थे, एंड अगर उन्होंने तुम पे हमला किया तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसका किंग ये ब्रिटिशर से सलाह लेता था, और ब्रिटिश आर्मी उसको क्या कहते थे कि हम आपको आर्मी प्रोवाइड कर लेंगे, हम आपको आर्मी प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बदले आपको करना क्या है कि ये जो हमारी आर्मी आपके टेरिटरी में रहेगी, तो आपका उसका एक्सपेंसेस उठाना होगा, एक्सपेंसेस। ठीक है,
सैलरी वैलरी देनी होगी। और आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि आपको करना है कि आपको किसी के साथ कोई भी रूलर हो तब तक उसके साथ आपको कोई बात नहीं करनी होगी जब तक आप पहले हमें ना बताइए। आफ्टर सेइंग एवरीथिंग टू अस यू हैव टू डू, दैट मीन्स कि ये जो इंडिपेंडेंस ये ऑलरेडी अब खत्म हो गई है। इसी तरह ये इन लोगों के पास भी जाते थे और इनको कहते थे कि यहाँ पे फ्रेंच पावर है, डच है, पुर्तगीज है, ये लोग आप पे हमला करना चाहते हैं। और फिर सेम स्टोरी इसको कहते थे कि आप हमारी आर्मी यहाँ पे रख लीजिएगा, दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट दीज फॉरेन पावर्स। ठीक है, तो बाद में क्या होता था कि धीरे धीरे स्लोली दे ग्रास्प ऑल दीज स्टेट्स विदाउट वेगिंग वार्स। जब आर्मी एक टेरिटरी में आ गई थी, देयर आफ्टर इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू रूल। ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस किस स्टेट ने कब इस सब्सिडरी एलायंस को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट जिसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी एलायंस दैट वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद। इन चीज़ों को याद रख लेना प्लीज, एसएसबी कभी भी पूछ सकता है। 1798 मैसूर, 1799 तंजौर, 1799 नवाब ऑफ अवध, 1804 मराठास, 1802 राजपूत स्टेट्स जिसमें से जोधपुर, जयपुर, मचेरी एंड भारतपुर 1818 एंड देन सिंधिया 1804। इनको याद रख लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये सब्सिडरी एलायंस था, दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, लेकिन विदाउट वेजिंग वार्स। उनको पता था कि अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर हमें एनेक्स करने हैं मोर टेरिटरीज, वी हैव टू फॉट है वार उस चीज को, और उसमें थोड़ा सा लॉस भी हो जाएगा। वो हम बहुत चालाक लोग थे ना, और इंडिया के किंग उस टाइम इजीली उनके उन बातों में आ गए थे और धीरे धीरे उन्होंने इन स्टेट को एनेक्स करना स्टार्ट किया था। और सेकंड पॉलिसी जो उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन चलाई थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन या कैप्चर, स्टेट्स को कैप्चर करने के लिए जो उन्होंने सेकंड नॉट सेकेंडरी बट सेकंड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, डेट वाज द डक्टोरिना लैप्स। जो किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 मी डैट, जिसका मतलब था इफ द रूलर ऑफ ए डिपेंडेंट स्टेट वुड डाई विदाउट एनी सन। अगर कोई स्टेट जिसका कंट्रोल हमारे अंदर है, डैट मीन्स कि जिस पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज वो सब्सिडरी एलियंस में उनके साथ हो या किसी और एग्रीमेंट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी में आई हुई हो, ठीक है, वो ही डिपेंडेंट स्टेट अगर उस स्टेट का बादशाह की डेथ हो जाती है, सपोज उस स्टेट का कोई बादशाह था, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके पास अगर अपना बच्चा नहीं हो, उसका अपना बच्चा नहीं हो, एंड ही हैज एडॉप्टेड सन, और उसको कोई एडॉप्टेड सन हो, और ये जो एडॉप्टेड सन है ये रूलर नहीं बन सकता फिर उसका ये एडॉप्टेड सन। लेकिन उस टाइम पे इस इंडिया की सोसाइटी में एडॉप्टेड सन को इक्वल राइट्स दिए जाते थे जिस तरह अपने बच्चों को दिए जाते थे। तो डैट मीन्स के ब्रिटिश लोगों ने यहाँ के सोसाइटी के साथ भी खेलना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जब वो अडॉप्टेड सन रूलर नहीं बन सकता, सो द स्टेट एज अ रूलर एंड अ स्टेट वुड गो बैक टू द कंपनी, और ये जो स्टेट होगी ये अब क्या होगी, कंपनी के अंडर कंप्लीटली हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन पॉलिसी सपोज क्या कहा था इसमें, स्टार्ट किया था ये लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी डिपेंडेंट स्टेट का कोई रूलर है, उसको कोई अपना बच्चा नहीं है, तो उसका जो अडॉप्टेड सन अगर उसके पास है, तो फिर क्या होगा कि अडॉप्टेड सन रूलर नहीं बन सकता, एंड जो स्टेट है वो हो जाएगी कंपनी के पास, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल आएगा अब कंपनी के हाथों में। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड एक्सपेंशन पॉलिसी। और किन स्टेटों को इस पॉलिसी के अंडर एनेक्स किया था, अब हम उनको देख लेंगे। एंड प्लीज आई एम सिंग अगेन, यू रिमेंबर दीज नेम्स अलॉन्ग विद डेट्स प्लीज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट जो इस डक्टोरिन ऑफ लैप्स के तहत क्या की गई थी, एनेक्स की गई थी, डेट वाज द सतारा। महाराष्ट्र में ये एक स्टेट थी। ठीक है, महाराष्ट्र। देन झांसी 1853 में इसको एनेक्स किया गया था। नागपुर 1854, जैतपुर 1849, देन संबलपुर देन संबलपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, एंड इससे
वंस वर्स्ट चीज़ जो उन्होंने की थी, डेट वाज उन्होंने अवध को 1856 में ऑन द बेस ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एनेक्स किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रूल अच्छे से नहीं होता है और वहाँ का जो रूलर था नवाब वाजिद अली शाह, उसको डिथ्रोन डिथ्रोन किया था। ठीक है, और अवध का डिथ्रोनमेंट यही सबसे महंगा पड़ जाता है किनको, ब्रिटिश लोगों को। बेसिकली हुआ क्या था कि 75% जो ब्रिटिश आर्मी थी, इंडियन पर्सन थे, ठीक है, वो इसी अवध स्टेट से थे, 75%। जब उन्होंने डिथोन किया था किसको, नवाब वाजिद अली शाह को, दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसीलिए इसने पार्टिसिपेशन इस रिवोल्ट में सबसे ज्यादा की थी सिपाहीज ने, और ऑफकोर्स स्टार्ट भी किया था सिपाहीज ने, इसीलिए इसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। ठीक है, रिफ्यूजल टू गिव पेंशन टू नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। नाना साहब का एक अडॉप्टेड सन था जिसका नाम था बाजीराव। पहले उन्होंने कहा था कि हम उसको पेंशन देंगे, लेकिन सून दे रिफ्यूज्ड को, जो वहाँ के लोग थे या वो लोग थे, उन्होंने भी लीड की किस चीज़ में, इस रिवोल्ट में। एयर ट्रीटमेंट विद बहादुर शाह जफर, डैट मीन्स कि उन्होंने कोई सुफिया नहीं छोड़ा था। ठीक है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था कि जिसको प्रॉब्लम ना हुई होगी बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एक सिंगल काज नहीं था इसका, ये धीरे 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 फ्रॉम स्टेप 1 टू फाइनल स्टेप ये हैट्रेड डेवलप होती गई यहाँ के लोगों में। देयर आफ्टर दिस दैट दैट मीन्स के वो जब बाहर आ गई सिर्फ एक फार्म है, और वो रिवोल्ट के फार्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मिलिट्री काजेज। मिलिट्री काजेज में पहले क्या किया जाता था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो यहाँ के लोगों को ब्लैक पीपल्स या रेशियली थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत सा वीक, खुद को सुपीरियर कंसिडर कर रहे थे वो लोग। ब्रिटिश लोग खुद को सुपीरियर कंसिडर कर रहे थे, और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट्स। सपोज ब्रिटिश का पर्सन ए था, वो भी आर्मी में था, और इंडिया का बी, वो भी आर्मी में था। सपोज दोनों की पोस्ट जो वो सूबेदार थी, सपोज सूबेदार, इसकी सैलरी डिफरेंट होती थी और इसकी सैलरी डिफरेंट होती थी। इतनी डिस्क्रिमिनेशन की गई थी। एंड प्रमोशन, और जो ये इंडिया के लोग जो आर्मी में थे उनको प्रमोट नहीं किया जाता था एट हायर पोजिशन। उनकी सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी, डेट वाज सूबेदार। इससे आगे वो नहीं जा सकते थे, ना उनको प्रमोट किया जाता था। सपोज अगर के ब्रिटिश एक दो बंदे थे, एक इंडिया का और एक ब्रिटिश का, एक ही साथ ज्वाइन करते थे आर्मी, ये गवर्नर भी बन सकता था, सेक्रेटरी भी बन सकता था, लेकिन ये सिर्फ सूबेदार तक इसका पोस्ट फिक्सड था। ठीक है, देन मिस ट्रीटमेंट आर द इंडियन सिपाहीज विद इंग्लिश बाय इंग्लिश ऑफिशियल्स, और ये जो इंग्लिश के ऑफिशियल्स जो हेड थे, वो भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे इंडियन सिपाहीज के साथ। एंड एबॉलिशन ऑफ फॉरेन भट्टा, होता क्या था कि पहले के अगर इंडिया की आर्मी बाहर जाती थी लड़ने के लिए डिस्टेंट एरियाज पे, उनको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते थे। ब्रिटिश लोगों ने वो चीज़ भी ख़त्म किया था इंडियन सिपाहीज के लिए, और जो यूरोपियन सिपाहीज थे उनको दिया जाता था दिस फॉरेन भट्टा। दैट मीन्स कि दे वर एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ठीक है, तो ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से मिलिट्री ने भी बहुत हद तक इस रिवोल्ट में सपोर्ट किया था, और उनमें एंगर डेवलप हुई थी कि वी वांट टू, क्या, यहां से अब हमें ब्रिटिश लोगों को भगाना है। ठीक है, ठीक है, देन द नेक्स्ट स्फीयर इज सोशल रिलीजियस काजेस। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा, चाहे सोसाइटी हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बुरा किया था यहाँ लोगों के साथ। रेशियल ओवरट्यूनस खुद को सुपीरियर कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो ऑलरेडी हेट्रेड तो डेवलप हो ही जाएगी। एबॉलिशन ऑफ सती जो 1829 में की थी,
लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने। और सपोर्ट किसने किया था? बोलो, राजा राम मोहन राय ने। देखो, उस टाइम पे एक सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर था। जो भी चीज़ें उस टाइम की जाती थी, उस टाइम के हिसाब से वो सही थी। इवन कि अगर आज हम देख लेंगे, सती वाज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन उस टाइम पे वो सोसाइटी के नॉर्म्स में बेटर था। व्हाट सोसाइटी वाज़, व्हाट दिस सती वाज़, कि सपोज़ एक कपल है, ठीक है? और हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और फिर उस वाइफ को ज़िंदा जलाया जाता था अपने हस्बैंड के साथ। दैट वाज़ इनह्यूमन प्रैक्टिस, बट एट दैट टाइम ये हिस्सा था सोसाइटी का। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि अब इस चीज़ को हमें यहाँ इसमें ख़त्म करना है। और दैट मीन्स कि लोगों को गुस्सा आएगा ही, हेट्रेड तो डेवलप हो ही जाएगी उन लोगों में, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट थिंग, अब जब उन्होंने ये सती बैन की, अब तो विधवाएँ औरतें बनी, तो उसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने विडो रीमैरेज एक्ट ऑफ 1856 लाया था। अब ये जो विधवा औरतें हैं, उनकी दोबारा से शादी करने के लिए उन्होंने एक्ट पास किया था। और इससे पहले क्या होता था कि जब सती प्रैक्टिस की जाती थी, कोई विधवा नहीं बच जाती थी, ठीक है? तो दैट मीन्स कि दे इंट्रोड्यूस्ड वेल थिंग्स इन द सोसाइटी, बट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सोसाइटी। लेकिन उस टाइम पे ये सभी चीज़ें इल्लीगल थी। उनको एक नेगेटिव वे में लिया जाता था कि दे आर इंटरफियरिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है? एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़, बेसिक। और एक बात उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश की थी। और स्प्रेड करने से वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत सारे लोग उन्होंने कन्वर्ट करवाए अपने रिलीजन में। लेकिन यहाँ पे होता क्या था, इससे पहले कि अगर कोई भी इंडिया का पर्सन अपना रिलीजन कन्वर्ट करता था डिफरेंट रिलीजन में, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी अपने बाप के पास, उसमें से उसका कोई हिस्सा फिर नहीं रहता। लेकिन ब्रिटिश लोगों को लगा कि अब हमें यहाँ पे क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो स्प्रेड करना है, और देयर आफ्टर दे पास्ड अनदर एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1857 56। लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा था, कंपनी डिक्लेयर्स चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डेबर ए सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। पहले क्या कहा जाता था कि अगर कोई बंदा अपना रिलीजन कन्वर्ट कर देता है तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल सकता, नहीं मिलता था, ठीक है? लेकिन कंपनी ने ये ऑर्डर किया कि अब अगर कोई बंदा क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करे, उसको बराबर हक मिल जाएगा अपनी फादर के प्रॉपर्टी से, ठीक है? अपनी फादर की प्रॉपर्टी से। एंड अनदर थिंग व्हाट दे डिड, रिमूविंग ऑफ रिलीजियस पर्सन्स फ्रॉम द सर्विस। जो भी पंडित थे, पंडितस या मुल्लाज या मौलवीज जिनको हम कहते हैं, उन सभी रिलीजियस पर्सन्स को सर्विस से, जॉब से निकाला गया था, ठीक है? और इससे अलावा क्या होता था कि अगर आर्मी में ज्वाइन होना था किसी को, उसके लिए टर्बन नहीं पहनाया जाता, नहीं पहनने देते थे वो लोग, दाढ़ी नहीं रखने देते थे, या वो हिंदुइज्म में वो टीका सिस्टम वगैरह है, वो चीज़ें वो नहीं करने देते थे आर्मी में जाने के लिए, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें एक बैकग्राउंड जिन्होंने प्रेपेयर किया था इस रिवोल्ट के लिए। एंड फाइनल थिंग कि जब रिवोल्ट जब उठा, सुपाक निशानी मिली हम जब उन्होंने एनफाइल्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन ग्राउंड बेसिकली प्रिपेयर किया था इन्हीं चीज़ों ने, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सॉरी। तो ये जो इकोनॉमिक कॉजेज थे, मेनली डील्स विद इकोनॉमी। और उस टाइम की इकोनॉमी जो सबसे थी, डेट वाज द एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए भी डिफरेंट टैक्सेशन एक्योर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए थे। द फर्स्ट वाज जमींदारी सिस्टम, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1793। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, और जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से जानते थे। और इसमें क्या किया जाता था? टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 19% ऑफ लैंड। जो बंगाल की लैंड थी, उसका जो 19% था, उस पे ये टैक्स लगाया गया था। और रिकमेंड किसने किया था? जॉन शोर ने। बेसिकली होता क्या था? सपोज दिस इज द कंपनी, ठीक है? ये कंपनी है, ये अपॉइंट करते थे
कुछ तुलकदार को या कुछ जमींदार को, किस चीज के लिए? टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स। और इसके बदले में जो ये तुलकदार या जमींदार था, इससे टैक्स नहीं लिया जाता था। उसकी ड्यूटी अब रही थी कि आप हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दें, ठीक है। और ये जमींदार तो चालाक था ही पहले से ही, ये इस पीजेंट को बता देता था कि आप अपनी जमीन मेरे नाम से कीजिए एंड फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जमींदार था ये लैंडलॉर्ड बन गया, और ये जो पीजेंट था ये विदाउट लैंड उसको जीना पड़ा फिर, ठीक है। सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया था, क्या कौन सी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी? दैट वाज द रियोट वारी सिस्टम। रियोट मीन्स की कल्टीवेटर। उसमें ये साउथ इंडिया में मेनली प्रेवलेंट था, ठीक है, जिसमें एक बंदा जाता था रेवेन्यू या टैक्स भरने के लिए, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1820। इट वाज टैक्स ऑन फार्मर्स इन साउथ इंडिया एंड फर्स्ट टाइम सीन इन मद्रास। पहले ये मद्रास में हमें देखने को मिला, ठीक है, एंड देन इन बम्बई। फिर बम्बई में किसने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मनरो एंड चार्ल्स रीड। और टैक्स 51% ऑफ द लैंड, जो लैंड थी वहां पे 51% पे ये टैक्स लिया जाता था, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वाज महलवारी सिस्टम। महल मीन्स विलेज, महल मीन्स विलेज, ठीक है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1833, ठीक है। इट वाज टैक्स ऑन होल विलेज। ये एक विलेज को एक टाइम पे टैक्स देना होता था। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विलियम बेनेटिक। किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हॉल्ट मैकेंजी के रिकमेंडेशन पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 30% एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट ये जो 30% एरिया था उस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन? महलवारी सिस्टम। एंड आफ्टर दैट हैवी टैक्सेशन। जो टैक्सेशन पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो बहुत हैवी थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो गई, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज की हुई बाय वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या किया? यहाँ से वो चीज़ें लेते थे, ठीक है, खुद, और फिर मैन्युफैक्चर्ड वो इंडस्ट्रियल चीज़ें यहाँ ले आते थे, ठीक है, जो चीपर भी होते थे। और अगर कोई बंदा यहाँ से फॉरेन ट्रेड करने के लिए चीज़ें ले आता तो उसको टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए ये जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इंडिया में थे उनका वैल्यू डे टू डे लॉस हुआ या उनका मार्केट डे टू डे खत्म हुआ। देन नेक्स्ट इज इनाम कमीशन। 1852 लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि उन्होंने क्रिएट किया इनाम कमीशन, और इस चीज़ को ऑर्डर किया कि टू इन्वेस्टिगेट द लैंड लॉर्ड्स टाइटल पेपर्स। जो ये लैंड लॉर्ड्स है उनके, आप देखो कि उनके पास लैंड के पेपर्स हैं या नहीं। दोज हु फेल्ड, अगर किसी के पास नहीं होंगे तो दोज हु फेल्ड टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ देयर राइट्स। और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनसे वो छीन के ले जाएगी। वो कितना जुल्म हो रहा था यहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना उनका जी यहीं तक नहीं भरा, तो इकोनॉमिक ड्रेन में वो क्या करते थे? सपोज कि सैलरीज फ्रॉम इंडिया, अब कंपनी का जो भी ऑफिशियल था फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अपर लेवल, उसकी जो सैलरी होती थी वो इंडिया के इनकम से ही उसको दी जाती थी, ठीक है। सेविंग्स पेंशन वर सेंट टू इंग्लैंड। अब कंपनी को अगर कोई इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल होती तो वो प्रॉफिट भी कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड। और जो एम्प्लॉयज़ जिनका टेन्योर ख़त्म हो जाता था फिर उनका पेंशन भी कंपनी इंडिया के लोगों के जेब से ही देती थी। तो इतना जुल्म हो जाता था उस टाइम पे, ठीक है। एंड देन इज इमीडिएट काज। इमीडिएट काज कि जिसकी वजह से फिर ये रिवोल्ट शुरू हुआ। मैंने पहले ही कहा कि वो रीजंस थे, उन्होंने बैकग्राउंड प्रिपेयर किया था रिवोल्ट के लिए। लेकिन अब जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, दिस स्टार्टेड विद दिस रीजन। बेसिकली हुआ क्या था? ग्रीजिट कार्ट्रिज राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड कब? जनवरी 1857। उसमें क्या था कि ये जो राइफल थी वो कार्ट्रिज से बनी हुई थी। जो मिक्सचर था मेड, जो कार्ट्रिज बनी हुई थी उसमें था बीफ एंड पिग फैट। बीफ हिंदूज के लिए
वेल एंड गुड है, एंड दिस पिग फैट इज एंथीमा फॉर मुस्लिम्स, हराम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो कार्ट्रिज थी उसको पहले बाइट करना होता था एक साइड से, देन इट वाज लोडेड इनटू द गन। जब ये रूमर स्प्रेड हुई कि इसमें जब उन्होंने ये राइफल इंट्रोड्यूस की आर्मी में, तो दे आर प्लेइंग विद आवर रिलीजन। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए उन्होंने मना किया, और एंड देन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। द सिपाहीज हैड टू बाइट ऑफ, उनको पहले ये चबाना पड़ता था। एट द एट द एंड यही ग्रीज्ड कार्ट्रिज बिफोर लोडिंग इनटू द गन, देन उसको लोड करना पड़ता था किसमें, गन में। और रूमर क्या स्प्रेड हुई कि अब ये उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है हमारे रिलीजन के साथ, क्योंकि बीफ ये क्या है, ये हिंदूज के लिए वो इसको बहुत ही रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो पिग था, दिस इज एंथीमा इन द मुस्लिम्स। और जो लोग अब आर्मी थे बोथ एंड हिंदूज, उनको ये लगा कि अब ये इस राइफल को इंट्रोड्यूस करने का वजह यही था, टू प्ले विद आवर रिलीजन, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, this was all about today's class. I hope you will really like this class, and don't forget to like, share and comment. Thank you so much.